बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम शुरू कर रहे हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बोलते एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पहले एमसीक्यू से 33rd एमसीक्यू तक काम किया और अब हम 34th एमसीक्यू से काम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के लिए। तो 34th एमसीक्यू से अपने काम की इब्तिदा करते हैं। आपके सामने जो 34th एमसीक्यू है उसमें कहा गया, द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज द। वो शख्स जो इब्तिदा करता है कंपनी के कायम करने के मामलात में, उसे किस नाम से जाना जाता है? ए प्रमोटर, बी शेयरहोल्डर, सी डायरेक्टर, डी रजिस्ट्रार। और राइट आंसर है प्रोमोटर, कंपनी को बनाने वाला, कंपनी का बानी। इसे फाउंडर भी कहा जा सकता है। तो वो शख्स जो कंपनी के इब्तदाई मामलात, कंपनी को कायम करना, उसके इब्तदाई कानूनी अखराजात, लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है, उसे प्रोमोटर या अगर कलेक्टिवली ज्यादा लोग होंगे तो प्रोमोटर्स कहा जाए। अगला एमसीक्यू है 35। द चार्टर ऑफ द कंपनी containing the objects for which the company is being formed is called। वो मंशूर कंपनी का जो मुश्तमिल होता है मकासद पर, जिसके तहत एक कंपनी को कायम किया जाता है, उसे किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम या नोटिस। और जो राइट आंसर है वो है मेमोरेंडम, यानी कंपनी का वो मंशूर जिसमें कंपनी के तमाम मकासद की तफसील लिखी होती है, वो दरअसल मेमोरेंडम होता है। अगला एमसीक्यू, द डॉक्यूमेंट which contains the rules and regulations for the internal management of the company is called। वो दस्तावेज जो कवायद और ज़वाबित पर मुश्तमिल होती है, कंपनी की अंदरूनी इंतजामकारी करने के लिए, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नोटिस या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्रोस्पेक्टस पेशनामा होता है, कंपनी का तारुफनामा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन याददाश्त कंपनी, कंपनी का नोटिस या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी का आइन। एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आइन, जिसके अंदर कंपनी के तमाम कायदे और ज़ाब्ते लिखे होते हैं। इसे कवाइदे कंपनी भी कहा जा सकता है। इसके बाद अगला आते हैं हमारे 38th एमसीक्यू पे। द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज। जो कंपनी की जांच पड़ताल अकाउंट्स की जाती है, वो ऑप्शनल है, कंपलसरी है, रिस्ट्रिक्टेड है या एज पर रिक्वायरमेंट है। यानी कंपनी की किताबों की जो जांच पड़ताल की जाती है, खातों की जो जांच पड़ताल की जाती है, वो इख्तियारी है, लाजमी है, महदूद है या रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। एंड द राइट आंसर इज कंपलसरी, लाजमी है। यानी हर कंपनी पर ये लाजिम होता है कि वो सालाना बुनियाद पर अपनी किताबों की जांच पड़ताल और खातों की जांच पड़ताल करवाए। अगला एमसीक्यू है, अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एक कंपनी जो वजूद में आती है व्हेन द रजिस्ट्रार इशू, जब रजिस्ट्रार जारी करता है प्रोस्पेक्टस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट इन लायो ऑफ प्रोस्पेक्टस या कंपनी ऑर्डिनेंस। जब एक कंपनी वजूद में आ जाती है तो कंपनी रजिस्ट्रार क्या जारी करता है? और जवाब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी के रजिस्टर होने का सर्टिफिकेट। इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहेंगे। यानी कंपनी जब वजूद में आ जाती है तो रजिस्ट्रार उसे काम करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करता है।
अगला एमसीक्यू है कि लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, लिस्टेड यानी दर्जशुदा, यानी स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट हो जाती है। और यहाँ वर्ड सिक्योरिटीज से मुराद है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो सिक्योरिटीज आर लिस्टेड जब उसकी सिक्योरिटीज को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया जाता है। सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड। रिजर्व इज फिक्स, रिजर्व इज अंडरस्टेटेड। और सही जवाब है सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, यानी स्टॉक मार्केट में उसके शेयर्स और डिबेंचर्स जब दर्ज हो जाते हैं और वहां उनकी खरीद और फरोख्त शुरू हो जाती है तो उसे लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। 41वां एमसीक्यू है कि नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज मोस्टली फॉर्म, ज्यादातर कायम की जाती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज या नन ऑफ दीज। और सही जवाब है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, यानी वो कंपनियां जो एक महदूद रकम की जमानत उसके खात्मे के वक्त जो है वो दी जाती है, उसके तहत कायम होती हैं, उन्हें नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज ज्यादातर कायम इस मकसद और इस हिसाब से की जाती है। 42 में है कि प्राइवेट कंपनी हैज टू प्रोवाइड इन इट्स आर्टिकल। एक प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल में क्या पेश करना होता है? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, यानी अपने आप को महदूद करना होता है कि उसके शेयर को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। फॉर प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, वो मुमानियत कर देती है कि मुंतकिल उसके शेयर नहीं हो सकते। फॉर परमिटिंग फ्री ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, वो इजाज़त दे देती है कि आसानी से उसके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ शेयर्स, या शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, महदूद कर देती है। एंड द राइट आंसर इज फॉर प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, यानी उसके शेयर्स के ट्रांसफर करने की मुमानियत या मना कर दिया जाता है उसके आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट है अ प्रोस्पेक्टस, एक पेशनामा, तारुफनामा शेयर्स का, कैन बी इशूड ओनली बाय, यानी एक प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है शेयर्स के लिए? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कैपिटल एक्सपेंसेस, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, दोनों किस्म की कंपनियां, या नन ऑफ दिस। और द राइट आंसर इज पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेचती है, तो इसलिए पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी के कायम करने के इब्तदाई खर्चे, आर ऑफ द नेचर ऑफ, वो किस नौइयत के होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, यानी आमदनियाती खर्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी सरमायाजाती खर्चे। बोथ, दोनों होते हैं, ए एंड बी, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई। और सही जवाब है कैपिटल एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी को कायम करने के इब्तदाई खर्चे होते हैं, तो इनको इब्तदाई तौर पर कैपिटल एक्सपेंसेस के तौर पर लिया जाता है, यानी एसेट ट्रीटमेंट की तरह उसे लिया जाता है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, वो इखराजात जो इनकर्ड शामिल किए जाते हैं कंपनी को कायम करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस? जी हाँ, इसे कहेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक कंपनी के कायम करने के इब्तदाई खर्चे। 46 में कहा गया कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1931, 1984, 1931, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज 1984। टैक्स इज पेड बाय द कंपनी ऑन द, जो कंपनी का टैक्स होता है वो किस पर अदा होता है? होल ऑफ इट्स प्रॉफिट, सारे मुनाफे पर, हाफ ऑफ इट्स प्रॉफिट, आधे मुनाफे पर, इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर, शुरका के इनफरादी सर मुनाफों पर, या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज होल ऑफ इट्स प्रॉफिट, सारे के सारे मुनाफे पर, यानी कंपनी को टैक्स उसके सारे मुनाफे पर देना होता है। अगला एमसीक्यू है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक जॉइंट स्टॉक मुश्तरका सरमाया कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, raises its capital by issuing, वो बढ़ाती है अपना सरमाया क्या इशू करके? ऑडिट रिपोर्ट, शेयर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। एंड द राइट आंसर इज शेयर, एक कंपनी अपना सरमाया शेयर जारी करके बढ़ाती है।
The total amount of capital in case of company is divided into small units. These units are called, वो कुल रकम सरमाएगी जो एक कंपनी तकसीम करती है छोटे छोटे इकाइयों के अंदर, इन इकाइयों को क्या कहते हैं? बॉन्ड्स, चेक्स, शेयर्स या रिजर्व, और यकीनन उन्हें कहते हैं शेयर्स। Number 50th MCQ. Each share is assigned a value. This value is called the. हर शेयर को एक कदर, एक कीमत मुकर्रर की जाती है। ये कदर या कीमत क्या कहलाती है? पार वैल्यू ऑफ द शेयर, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ द शेयर, बुक वैल्यू ऑफ द शेयर या मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। और जो राइट आंसर है वो है पार वैल्यू ऑफ द शेयर। जी हाँ, कंपनी को जो एक कदर या कीमत मुकर्रर एक शेयर की करके दे दी जाती है उसे पार वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मजमुआ शेयर के सरमाए का, which a company is authorized to raise is called, वो मजमुआ शेयर कैपिटल का जो एक कंपनी इख्तियार रखती है कि वो बढ़ा सकती है उसे क्या कहें? सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। एंड द राइट आंसर इज अथोराइज्ड कैपिटल। जी हाँ, कंपनी का वो सरमाया जिसके तहत एक कंपनी इख्तियार रखती है कि वो कुल इतना सरमाया जारी कर सकती है, वो अथोराइज्ड कैपिटल कहलाता है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो अथोराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल, इनकॉर्पोरेटेड कैपिटल, कई नामों से पुकारते हैं कि कंपनी अपनी पूरी जो लाइफ होगी उसके अंदर टोटल इतनी तादाद में शेयर्स को जारी करने का इख्तियार रखती है, वो उसका authorized capital. The part of the authorized capital which is issued to the public for subscription and allotment is called, वो हिस्सा इख्तियार दिए गए सरमाए का जिसे जारी किया जाता है अवाम को पैसे जमा करने के लिए और शेयर फराहम करने के लिए, देने के लिए, उसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल। और राइट आंसर होगा इशूड कैपिटल, वो सरमाया जो जारी कर दिया गया पब्लिक को। नेक्स्ट ऑप्शन है द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल as has been taken up or subscribed by the public and the vendor is called, वो हिस्सा जारी शुदा सरमाए का जिसे पैसे जमा करके अवाम ने ले लिया और जिनके हक था उन्होंने ले लिया, उसे कहा जाएगा इशूड कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल। तो चूंकि अवाम ने पैसे जमा करके वो शेयर ले लिया है, इसलिए उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, जमा शुदा सरमाया। द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, वो हिस्सा जमा शुदा सरमाए का which has been called up by the company is known as, तो जमा शुदा सरमाए का वो हिस्सा जिसे कंपनी ने मांगा है, पुकारा है, उसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब, इशू या पेड अप कैपिटल। एंड द राइट आंसर इज कॉल्ड अप कैपिटल, पुकारा गया, मांगा गया कैपिटल। The total amount received by the company out of the total called up amount is known as the, वो टोटल रकम जो वसूल की जाती है एक कंपनी की जानिब से टोटल मांगे गए सरमाए में से, उसे क्या कहा जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या इश्यूड कैपिटल। और इसका सही जवाब होगा पेड अप कैपिटल, यानी वो सरमाया जो कंपनी ने वसूल कर लिया, मांगा था लेकिन मांगने के जवाब में जितना वसूल किया वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल। The portion of the subscribed capital which the company through a special resolution reserved to call in the event of winding up is known as, वो हिस्सा जमा शुदा सरमाए का जो एक कंपनी खुसूसी करारदाद के जरिए महफूज कर लेती है और उसे मांग लेती है
अपने खात्मे के मामले के लिए उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल या अथॉराइज्ड कैपिटल। और जवाब है रिजर्व कैपिटल महफूज कर लिया गया सरमाया। The value of the shares according to the books of account of the company is called। वो कदर व कीमत शेयर्स की जो किताबों में खातों में मौजूद होती है कंपनी के, उसे कहते हैं पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू। और सही जवाब है बुक वैल्यू, क्योंकि ये कंपनी की खातों में किताबों में मौजूद होती है, तो बुक के मुताबिक वैल्यू कहते हैं। द वैल्यू ऑफ अ शेयर as quoted on the stock exchange is set to। वो वैल्यू, वो कदर, वो कीमत एक शेयर की जो मुकर्रर होती है स्टॉक एक्सचेंज में यानी शेयर मार्केट में, उसे क्या कहते हैं? पार वैल्यू, बुक वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू। और सही जवाब है कि उसे हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। अकॉर्डिंग टू कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, there is no classification of shares, there is only one type of share which is called। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कोई शोबे या दर्जाबंदी मौजूद नहीं है शेयर्स की, सिर्फ एक ही किस्म के शेयर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर, शेयर एट पार वैल्यू, इशूड शेयर या बोनस शेयर। तो जवाब है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसका दूसरा नाम इक्विटी शेयर्स भी है। यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कोई क्लासिफिकेशन शेयर्स की नहीं है, सिर्फ एक ही किस्म का शेयर है जिसे ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर के नाम से पुकारा जाएगा। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इस तरह की क्लासिफिकेशंस मजीद अब नहीं। 61 में कहा गया द ओनर्स इक्विटी इन अ कंपनी इज कॉमनली कॉल्ड। जो मालिकाना जिम्मेदारी या कारोबार की मालिकाना जो जिम्मेदारी होगी एक कंपनी के अंदर, उसे आमतौर पर जाना जाता है प्रोमोटर्स के नाम से, शेयर होल्डर्स के नाम से, रजिस्ट्रार के नाम से या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से। और सही जवाब है शेयर होल्डर्स। आमतौर पे मालिकाना जिम्मेदारी एक कंपनी की शेयर होल्डर्स के नाम से पुकारी जाती है। इफ द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द कंपनी फॉर द शेयर्स is equal to the nominal value of that share, it is called। अगर कीमत जो कि जरूरत हो अदा करने की एक कंपनी को शेयर के लिए, और वो बिल्कुल उतनी ही हो जितनी के उस शेयर के दाम रखे गए थे, तो उसे क्या कहेंगे? एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार या नन ऑफ दीज। डिस्काउंट का मतलब होगा कि शेयर अपने मुकर्रर करदा दाम से कम पर जारी किए जाए। प्रीमियम का मतलब होगा शेयर अपने मुकर्ररा दाम से ज्यादा पर जारी किए जाएं। और पार का मतलब होगा कि बिल्कुल उसी कीमत पर जारी किए जाएं जिस कीमत पर वो मुकर्रर किए गए थे। तो लिहाजा राइट आंसर होगा एट पार, मुकर्ररा दाम के ऊपर। If the price required to be paid to the company for the share is more than the nominal value of that share, it is called। अगर कीमत की जरूरत हो अदा करने की एक कंपनी में शेयर्स के लिए, उससे ज्यादा जितनी के मुकर्रर करदा दाम है, तो उसको क्या कहेंगे? तो यकीनन ज्यादा शेयर्स के दाम होने का मतलब होगा हम उसे एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, एट पार और नन ऑफ दीज में से एट प्रीमियम यानी मुनाफे पे शेयर का जारी करना कहेंगे। यानी जितनी कीमत मुकर्रर है उससे ज्यादा पैसों पर शेयर को जारी। If the price required to be paid to the company for the share less than nominal value of that share, it is called। अब वो कह रहा है कि जी जितनी मुकर्रर कीमत है उससे कम पर शेयर जारी किए जाए, तो यकीनन इसका जवाब होगा एट डिस्काउंट, रियायत पर शेयर जारी किए जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, आमदनी की तकसीम टू द शेयर होल्डर्स को की जाए विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के मुताबिक, तो वो आमदनी की तकसीम को क्या कहा जाएगा? रिजर्व कैपिटल, इनकम या डिविडेंड। और जो सही जवाब है वो है डिविडेंड, तकसीम शुदा मुनाफा। ये लफ्ज डिवाइड से निकला, डिविडेंड, तकसीम शुदा मुनाफा। यानी जो कंपनी को प्रॉपर बड़ा मुनाफा हुआ जिसे नेट इनकम कहा जाए, वो कंपनी डिवाइड करके अपने शेयर होल्डर्स को जब देती है तो उसे कहते हैं डिविडेंड, तकसीम शुदा मुनाफा।
The amount received by a company by issuing shares at a premium is treated as. वो रकम जो एक कंपनी शेयर्स को मुनाफे पर जारी करके हासिल करती है, उस रकम को क्या कहेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस? तो यकीनन ज्यादा पैसे आए हैं तो वो प्रॉफिट तो है। अब वो प्रॉफिट कौन सा है? तो उसे कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट में कहा गया द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स एट अ प्रीमियम इज शोन इन। वो रकम जो कंपनी शेयर्स को मुनाफे पर जारी करके हासिल करती है, उसे कहाँ दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। और सही जवाब है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर हम उसको शेयर प्रीमियम को दिखाएंगे। एक्चुअली तो वो बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में आता है, बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में, क्योंकि जो लायबिलिटी साइड है, इक्विटी साइड है, उस साइड में दो चीजें आ जाती हैं, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हम उसको शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में दिखाते हैं। A situation where a company receive application for a less number of share than offered to the public for subscription is termed। एक सिचुएशन, एक सूरत हाल जहां एक कंपनी हासिल करती है दरखास्तें कम तादाद में शेयर्स के जितनी उसने आवाम को पेशकश की थी उसके मुकाबले में, तो ऐसे पैसे के जमा करने को किस नाम से पुकारा जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कम पैसे जमा होना, ओवर सब्सक्रिप्शन यानी ज्यादा पैसे जमा हो जाना, जनरल सब्सक्रिप्शन आम पैसे जमा हो जाना, या अबव सब्सक्रिप्शन ऊपर के पैसे जमा हो जाना। यकीनन अगर कम नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन आई है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से पुकारा जाएगा। तो राइट आंसर है अंडर सब्सक्रिप्शन। कहा गया एक सिचुएशन जहां एक कंपनी वसूल करती है दरखास्तें लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स, ज्यादा तादाद में शेयर्स की, देन ऑफर्ड जितनी पेशकश की थी उसके मुकाबले में, तो ऐसे शेयर जमा करने को कहा जाएगा यकीनी तौर पर ओवर सब्सक्रिप्शन यानी ज्यादा पैसे जमा हो जाए। नंबर 70 में कहा गया नॉर्मली आमतौर पे डिस्काउंट इशू करने पे शेयर के शुड नॉट एक्सीड, उसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो डिस्काउंट शेयर के जारी करने पे दिया जाता है उसे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5%, 8%, 20% या 10%। एंड द राइट आंसर इज 10%। इसका मतलब है 10% से ज्यादा आपका आमतौर पर जो है वो शेयर जारी करने पर डिस्काउंट नहीं होना चाहिए।